जी हाँ दोस्तों, आज का ये महासंग्राम वीडियो होने वाला है जिसमें से हम आपको बीबीएम के यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 8 AMJ, ठीक है, AMJ 1 सोशोलॉजी का ये महासंग्राम वीडियो होने वाला है जिसमें से हम आपको केवल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और बाकी जो आपका बच गया ये शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना पढ़ लो दोस्तों, निश्चित तौर पर एग्जाम में इसके अंदर से पूछे जाएंगे। तो हम एक एक करके आपको आंसर बताएंगे दोस्तों। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत ही इसका जो सिलेबस है वो छोटा दिया गया है। ठीक है, जिसके कारण आप लोग आसानी से इसका तैयारी कर सकते हो और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम एक एक करके आपको आंसर बताते हैं। सबसे पहला है कि विवाह क्या है, इसके प्रमुख नियम व प्रकारों का वर्णन करें। या तो दे देगा कि विवाह क्या है और जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का तरीका। तो जो जीवन साथी प्राप्त करने का तरीका है ना दोस्तों, उसी को नियम व प्रकार कहते हैं। तो ऐसे भी दे सकता है, या तो दे सकता है विवाह को परिभाषित करें और इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो इनमें से जो भी मैंने आपको भी क्वेश्चन बताया, विवाह, नियम, प्रकार या जीवन साथी प्राप्त करने का तरीका या इसके प्रमुख कार्य, इनमें से किसी भी तरीका का घुमा करके दे दे, आंसर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं विवाह क्या है, जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके का वर्णन करें। ठीक है, विवाह क्या है और जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आपको पढ़ पढ़ के थोड़ा सा हंसी भी आएगा और इस क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो देखो, चाहे जितना भी मिनट का वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो जितना भी मिनट का वीडियो बना हुआ है उस बस वीडियो को आप लोग देख लो और चुपचाप मोबाइल को रख दो। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये क्वेश्चन इतना आसान है कि एक बार बस वीडियो को देख लेने के बाद आप एग्जाम में जाने के बाद आप 4 पेज में भी आपको लिखने में तकलीफ नहीं होगा। आप अगर 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज भी अगर आपको लिखने के लिए मिलेगा ना, तब भी आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से उतना पेज भर पाओगे। मतलब जितना मर्जी उतना पेज भर भी पाओगे और आसान भी है और दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आखिर क्या है कुछ ऐसा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का सोशोलॉजी है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या और आंसर किस प्रकार से। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहले देखते हैं विवाह क्या है। ठीक है, जनजातियों में, फिर देखेंगे जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके का वर्णन करें। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का तरीके क्या है। तो देखो दोस्तों, लड़का का जीवन साथी लड़की होती है, लड़की का जीवन साथी लड़का होता है। तो आखिर कोई भी अपना जीवन साथी प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है। तो कुछ लोग जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भाग करके शादियाँ करती है, आप सभी को पता होगा। कुछ लोगों अपने जीवन साथी प्राप्त करने के लिए लड़की घर देखते हैं, फिर लड़की लड़का को देखता है, पसंद होता है, फिर उस प्रकार से जीवन साथी प्राप्त करते हैं। कुछ जीवन साथी उनके घर के माता पिता प्राप्त करवा देते हैं, उसके माता पिता के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं। तो यही तो है जीवन साथी प्राप्त करने का तरीके। तो आखिर जनजातियों में किस प्रकार से वो लोग जीवन साथी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है कि वो लोग भाग करके करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विवाह का अर्थ क्या है, आखिर विवाह होता क्या है। तो देखो दोस्तों, विवाह एक सामाजिक संस्था है क्योंकि विवाह को समाज में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जो सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्री पुरुष की यौन आवश्यकता को पूरा करने, बच्चे को जन्मदिन लिखा गया, बच्चों को जन्म देना और परिवार में उनका पालन पोषण करने की व्यवस्था करती है। मतलब देखो, विवाह क्या एक सामाजिक संस्था है जो कि एक सामाजिक नियमों के अनुसार, हम लोग सामाजिक नियम के अनुसार क्या करते हैं, स्त्री पुरुष की यौन आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, यौन आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। पहले यौन आवश्यकता पूरा होती है, फिर यौन आवश्यकता पूरा होने के बाद धीरे धीरे उससे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, फिर बच्चे पैदा होने के बाद क्या करते हैं, परिवार में उनका पालन पोषण करते हैं। इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समाज में विवाह कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। पहले यौन संबंध, फिर यौन संबंध के बाद बच्चा पैदा होता है, फिर बच्चा का परिवार में पालन पोषण करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है। यही व्यवस्था हमारा क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है। जो कि नीचे हम लोग डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने दिखा भी दिया। स्त्री पुरुष की यौन संबंध होता है पहले, फिर बच्चे जन्म लेते हैं, फिर बच्चे का क्या होता है, पालन पोषण होता है। इसी व्यवस्था को समाज में हम लोग क्या बोलते हैं, विवाह बोलते हैं। ठीक है, ये विवाह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा विवाह का परिभाषा देख ले, तो उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने का तरीके कौन कौन सा है। तो देखो, विवाह की परिभाषा, तो विभिन्न विद्वानों द्वारा विवाह की परिभाषाएं इस प्रकार है, अलग अलग परिभाषा दिया गया है। बोगार्ट्स के अनुसार, ये जो बोगार्ट्स विद्वान है, इसने क्या कहा था, इसने कहा विवाह जो है ना, वो स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। मतलब विवाह क्या है, एक ऐसा सामाजिक संस्था है जो कि स्त्री और पुरुषों को एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराती है। ठीक है, अभी आप लड़के हैं, आप किसी लड़की से शादी करेंगे या तो फिर लड़के किसी लड़के से शादी करेंगे, तो एक स्त्री पुरुष क्या करते हैं, एक पारिवारिक जीवन में बसते हैं।
परिवार बना लेते हैं फिर धीरे धीरे, ठीक है। आप अभी एक खुद एक परिवार के नीचे परिवार में रहते होंगे, खाते होंगे, लेकिन आप फिर कुछ दिनों के बाद अपना खुद का एक परिवार बना लेंगे। तो यही है कहना किसका, बोगार्ट्स का, ठीक है। अब देखते हैं जॉनसन के अनुसार, ये जॉनसन ने क्या कहा, इसने कहा कि यह एक अस्थायी संबंध है। अस्थायी संबंध मतलब ये कभी हटने वाला नहीं है, मतलब एक ही जगह का एक पारिवारिक अस्थायी संबंध है जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना, जिसमें से एक पुरुष और स्त्री यानी कि एक लड़का और लड़की समुदाय में यानी कि जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा को बिना खोए संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। मतलब आप लोग देखते होंगे कि बिना अपना प्रतिष्ठा खोए हुए, ठीक है, अपने रिलेशन बना करके अपने क्या करते हैं, वो संतान पैदा करते हैं और अपना क्या करते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से उसको समाज में स्वीकृति भी मिलती है, समाज उसे मान्यता भी प्राप्त देती है, ठीक है। आप किसी भी तरीक़ा से कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक आप जैसे बोलते हैं पर्दे के अंदर रह करके संतान पैदा करना, उस प्रकार से ये कहना है कि वही हमारा विवाह है। ऐसा कौन कहा, जॉनसन ने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विवाह का परिभाषा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जनजातियों में जीवन साथी चुनने का तरीका। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि जनजातियों में जीवन साथी चुनने का कौन कौन सा तरीके हैं। तो यहाँ पे जनजातियों लोगों में जीवन साथी चुनने का अनेकों तरीके हैं। जीवन साथी चुनने का मतलब हो गया कि एक तरह से आप लोग सिंपल वर्ड में समझ लो, शादी करने का तरीका। जीवन साथी मतलब क्या होता है, शादी करना होता है ना। हम अपना शादी करेंगे तो अपना जीवन साथी चुनेंगे, आप अपना शादी करेंगे तो अपना जीवन साथी चुनेंगे। तो इस प्रकार से होता है जीवन साथी, उसी को बोलते हैं। तो एक है अपहरण विवाह, दूसरा है परीक्षण विवाह, तीसरा है विनिमय विवाह, चौथा है परीक्षा विवाह, पांचवा है क्रय विवाह, छठा है सेवा द्वारा विवाह, और सातवां है सहमति विवाह, और आठवां है हट विवाह, ठीक है। तो ये सब देखते हैं कि कौन कौन सा विवाह होते हैं, ठीक है। एक करके आठों का हम लोग चर्चा करेंगे। हम बोले ना कि आप लोग अगर 10 पेज लिखने के लिए मिलेगा तो 10 पेज भी लिख लोगे, लेकिन प्रयास करना कि आप लोग ज़्यादा टाइम इसमें गंवाना नहीं है। आप लोग ज़्यादा 4 पेज 5 पेज लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिखना है तभी नंबर मिलता है, ज़्यादा पेज लिखने से नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो 4-5 पेज लिखो, जहाँ पर हो जाएगा वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लो सपोज करो कि आपका यहाँ पे मैंने टोटल 8 पॉइंट बता रहे हैं, आपका 5 पेज यानी 5 पॉइंट लिखते लिखते आपका 5 पेज पहुँच गया, तो छोड़ दो, फिर आगे लिख दो। इसी प्रकार का अन्य भी प्रचलित है, अन्य प्रकार की भी क्या है, जीवन साथी प्राप्त करने की अन्य भी विधियाँ या तो फिर विवाह प्रचलित है, ठीक है। तो देखना है आपको कि आपका जितना जो चाहिए वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। बस आपको याद रखना है अपहरण विवाह, परीक्षण विवाह, विनिमय विवाह। अब ये 8 पॉइंट को हम याद करने का तरीका भी बता देंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सब विवाह होती क्या है, ठीक है। देखो बस आपको हम पढ़ के सुनाएंगे, इसमें कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अपहरण विवाह क्या होता है, तो इस प्रकार की विवाह पद्धति में पुरुष स्त्री को बलपूर्वक छीनकर ले जाता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। बलपूर्वक छीनकर विवाह करने की पद्धति विशेष रूप से संथाल जाति में, हो जाति में, मुंडा जनजाति में और बिरहोर इत्यादि जनजाति में प्रचलित है। अपहरण का मतलब ये हो रहा है अपहरण करना, आप लोग नाम सुनेंगे। तो अपहरण में क्या करता है, कोई भी पुरुष स्त्री को बलपूर्वक क्या करता है, छीन लेता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है, ठीक है। समझ गए। तो अपहरण का मतलब ये होता है ना, किसी से छीन लेना, जबरदस्ती करना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्त्रियों को बलपूर्वक छीन करके क्या करते हैं, उससे अपना पत्नी बना लेते हैं, शादी कर लेता है, उसको बोलते हैं अपहरण विवाह, ठीक है। एक तरह से जबरदस्ती विवाह भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या, परीक्षण विवाह। परीक्षण विवाह में क्या होता है, देखो परीक्षण का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कि परीक्षण का मतलब होता है कि हम लड़की को देखेंगे, लड़की हमको देखेगा, वो हमारे बारे में परीक्षण करेगा, जांच पड़ताल करेगा। परीक्षण मतलब जांच समझो, और लड़का लड़की का जांच करती है, लड़की लड़का का जांच करता है। अगर दोनों का पसंद हो जाता है तभी शादी करता है, तो इसको बोलते हैं परीक्षण विवाह। तो इस प्रकार के विवाह में होने वाले वर वधु यानी लड़का लड़की को एक दूसरे को भली भांति समझने के लिए एक साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाता है कि तुम लोग अभी 10 मिनट 20 मिनट एक साथ क्या करो, रह लो। यदि भी इस परिवीक्षाकल में के पश्चात विवाह करना चाहते हैं, यानी कि वो एक साथ बैठने के बाद परिणाम स्वरूप या तो इस परीक्षण के बाद विवाह करना चाहते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन यदि दोनों अनुकूल ना होने की दिशा में, यानी कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो युवक मतलब ये लड़का को कन्या के माता पिता को कुछ हट जाना यानी कि क्षतिपूर्ति देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपका लड़का मेरे लड़के के साथ रह करके कुछ देर बात किया, ठीक है, और पसंद नहीं हुआ, इसकी वजह से लड़के के माता पिता को कुछ, लड़कियों के घर वालों को कुछ क्षतिपूर्ति देना पड़ता है। क्षतिपूर्ति मतलब होता है जिस प्रकार से कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है, इस प्रकार से,
से, ठीक है। तो इस प्रकार से देना पड़ता है। अगर पसंद नहीं हुआ तो लड़कियों वालों को कुछ नहीं देना पड़ता, लड़कों वाले माता पिता को लड़कियों के माता पिता को देना पड़ता है, क्योंकि आप लड़की के घर गए थे, उसके साथ बैठ करके बात किए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परीक्षण विवाह। पसंद हो गया तो ठीक है, अगर पसंद नहीं होता है तो लड़के वालों को ही कुछ देना पड़ता है लड़की वालों को, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग हर्जाना यानी कि क्षतिपूर्ति, कि आपको कुछ देना ही पड़ेगा, तो क्षतिपूर्ति देना पड़ता है, ऐसा लिख देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद तीसरा विनिमय विवाह। ये विनिमय विवाह क्या होती है, ठीक है। तो विनिमय विवाह का मतलब होता है कि इस प्रकार के विवाह लगभग सभी जनजातियों में पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार की पद्धति के अनुसार पति अपने बहन का या अन्य किसी संबंधित स्त्री का पत्नी के परिवार के किसी पुरुष साथ विवाह कर देता है। इस प्रकार पत्नी के बदले अपने परिवार की लड़की देनी पड़ती है। मतलब देखो, विनिमय विवाह का मतलब होता है यानी कि आप दे रहे हैं और एक ला रहे हैं। मतलब मान लो कि देखो कोई लड़का शादी कर रहा है, ठीक है। तो लड़का, आप किसी लड़की को लाओगे तो लड़की लाने के बदले आपको फिर से आपको उस लड़की के भाई को तो फिर किसी को लड़की देना पड़ेगा। मतलब देखो, आप शादी करेंगे किसी लड़की से, ठीक है। तो आप किसी लड़की को शादी कर रहे हैं ना, तो आपको भी एक लड़की देना पड़ेगा। और आपका वो लड़की कहाँ करेगा, या तो आपका बहन की कोई रिश्ता का रहेगा, या तो फिर आपका कोई भी आपका फैमिली का ही कोई रिश्ता का, ठीक है। आपको एक लड़की देना पड़ेगा, तभी आप एक लड़की को ला सकते हैं। इस विवाह को बोलते हैं विनिमय विवाह, ठीक है। मतलब आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो आप लड़की लाएंगे ही सिर्फ नहीं, आपको एक लड़की देना भी पड़ेगा। चाहे आप किसी भी पारिवारिक की कोई लड़की को दे सकते हैं और आप एक लड़की को ला सकते हैं। इसको बोलते हैं विनिमय विवाह, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक तरह से ये भी समझ सकते हैं लड़कियों की कमी की वजह से भी ऐसा किया जा सकता होगा, ठीक है। बट मुझे नहीं पता, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। बट आपको किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से माइंड नहीं लेना है, ठीक है। बस मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, चाहे मुझे खोरठा लैंग्वेज में, चाहे किसी भी तरीका नीचे गिर कर मुझे क्यों ना समझाना पड़े, ठीक है। उसका चौथा परीक्षा विवाह। इसके पहले सुनेंगे परीक्षण विवाह। परीक्षण विवाह का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। और परीक्षा विवाह का मतलब होता है एक तरह से एग्जाम लेना, ठीक है। तो परीक्षा विवाह क्या होता है, तो देखो, जनजातीय समाजों में शारीरिक शक्ति का महत्व अधिक होने के कारण विवाह के लिए इच्छुक नवयुवक को अपनी शक्ति और साहस की परीक्षा देनी होती है। इस जनजातियों में युवक की शक्ति की परीक्षा होली के अवसर पर एक उत्सव में होती है, और इस उत्सव में एक खंभे के ऊपर सिरे पर थोड़ा सा गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है। उससे गांव की बहुत सी अविवाहित लड़कियां खंभे के चारों ओर रहती है। जो भी नवयुवक गुड़ और नारियल तक सफलपूर्वक पहुंच जाते हैं, उनका अधिकार होता है कि वह किसी भी अविवाहित लड़की से शादी कर सकता है। देखो क्या होता है, ठीक है। होता क्या है, देखा जाता है कि जिस लड़के के पास ज़्यादा बल है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा योग्यता है, उसको अधिकार हो जाता है कि आप किसी भी लड़की को चुन करके शादी कर सकते हैं। अब ऐसा विवाह क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। होली के टाइम में किया जाता है इन जनजातियों में, ठीक है। होली के टाइम में एक बड़े खंभे होते हैं, वहाँ पे नारियल और कुछ गुड़ क्या कर दिया जाता है, खंभा में लटका दिए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लड़कियों को, मान लो जिसका जो लड़की इच्छुक है शादी करने के लिए, वो लड़कियों को खंभों के नीचे रख दिया जाता है। अब कोई भी लड़कियों को नहीं, जो लड़की इच्छुक है, जो अपना नाम दर्ज करवाती है कि हमें शादी करना है, तो उस खंभे के नीचे एक जगह रख दिया जाता है, ठीक है। और हर एक लड़का को एक करके खंभे पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। जो लड़का उस नारियल ऊपर खंभे तक और गुड़ को छू लेता है, वही लड़के क्या होते हैं, उसको अधिकार होता है कि नीचे जितने सारे लड़कियां हैं, उस लड़कियां से आप किसी एक से क्या करो, विवाह कर सकते हो। अब ऐसे में आप लोग को ये माइंड में ये बात जरूर आ रहा होगा कि आखिर कोई भी लड़की से कर लेगा, अगर हो सकता है वो लड़की उसको नहीं चाहती होगी, तो ऐसा नहीं है। उस लड़की, ठीक है, ऑलरेडी उसको देख करके कि उतना ऊपर खंभे पर जाकर के ये चीज़ें छू लिया, तो लड़की वो ऑलरेडी, हर एक लड़की उत्सुक रहती है कि ये हमें चुने, वो हमें चुने, ठीक है। तो जिससे भी वो चुनता है, हर एक लड़की खुश रहती है, ठीक है। तो इसी विवाह को बोलते हैं परीक्षा विवाह। मतलब लड़कों को परीक्षा पहले देना पड़ता है चढ़ करके, सोचो, ठीक है। उसके बाद है क्रय विवाह। क्रय विवाह मतलब खरीदने वाला। क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना विवाह। तो ये खरीदने वाला भी विवाह है। देखो, इस प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। वही चीजें, आज शादी करता है लड़का, तो लड़का उसका बदले तिलक भी लेता है, ठीक है, यानी पैसा लेता है, लड़की को भी लाती है। लेकिन यही सिस्टम उल्टा पहले था, ठीक है। पहले क्या था कि अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो उसके लड़की के माता पिता वालों को कुछ पैसे देने पड़ता था, उसी को बोलते हैं क्रय विवाह। छठा है सेवा द्वारा विवाह। मान लो कि लड़का के पास पैसा नहीं है तो शादी नहीं करेगा, नहीं। इसके बाद एक और सिस्टम निकाला गया कि अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या कर सकता है, लड़का लड़की के घर में जा करके लड़की के घर वालों को कुछ दिन तक वो सेवा करेगा। फिर जब लड़की के माता पिता को लगेगा कि बहुत दिन तक हमारा सेवा कर दिया, उसके बाद लड़की के माता पिता अपने लड़की को लड़का को सौंप देता है और लड़का को अपने घर भेज देता है, ठीक है।
सेवा द्वारा विवाह, चूंकि वधु मूल्य प्रथा में अनेक जनजातियों में एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी, जिसका हल सेवा विवाह के द्वारा निकाला गया। इस प्रकार की पद्धति में जो पुरुष कन्या मूल्य नहीं चुका पाता, वह कन्या के पिता के घर रहकर कार्य करता है और उसी सेवा को कन्या मूल्य समझकर एक निश्चित समय के बाद माता पिता अपनी लड़की का विवाह उसके साथ करा देता, घर भेज देता उसको, जाओ बच्चा मेरा लड़की को अच्छे से रखना, ठीक है। 7 नंबर है सहमति विवाह। अब ये सहमति विवाह क्या है? यदि युवक और युवती यानी लड़का लड़की परस्पर विवाह करने के लिए पूर्णतः तैयार हो, लेकिन उनके माता पिता अथवा जनजातीय नियमों के अनुसार उन्हें विवाह की अनुमति ना मिल पा रही हो, तब वे अपने गांव से जंगल अथवा बस्ती में पलायन कर जाते हैं और यहाँ वे तब तक रहते हैं जब तक उन्हें माता पिता से विवाह की अनुमति ना मिल जाए अथवा उनके संतान ना हो जाए। संतान होने के बाद उन्हें घर लौटाने पर कुछ अतनाएं भले ही मिले, लेकिन अंत में उन्हें विवाह को मान्यता प्राप्त मिल जाती है। मतलब देखो, यहाँ पे सहमति विवाह का मतलब ये होता है कि मान लो कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहा है, ठीक है, और उनके घर वाले क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उनके घर वाले उस लड़के लड़की को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बातों को नहीं मानते। तो उस कंडीशन में लड़का लड़की क्या करते हैं? कहीं जंगलों की तरफ या तो कहीं दूसरी जगह प्लान कर जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर जब घर वालों की बात को पता चलता है तो कुछ समय के बाद घर वाले उसको बुला लेते हैं, या तो फिर जब तक उनके बच्चे नहीं होता तब तक नहीं बुलाया जाता, जब बच्चे हो जाते हैं तब बुला लिए जाते हैं। और हाँ, बुला करके रखा नहीं जाता, उसको कुछ भली भांति सजा भी मिलती है, कुछ सुनाया भी जाता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको पुनः घर बुला लिया जाता है, ठीक है। ऐसा काम आप लोग मत करना। 8 नंबर है हठ विवाह। ये हठ विवाह क्या? तो इस प्रकार के विवाह में जब स्त्री किसी पुरुष प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन प्रेमी विवाह करने से मना कर दे, उस समय युवती उसके घर में घुसकर बैठ जाती है और लड़के के परिवार वाले उसे निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि लड़के के माता पिता उसे निकालने में असफल हो जाते हैं तो लड़के को उस लड़की से विवाह करना ही पड़ता है। मतलब देखो, एक ऐसा भी विवाह है हठ विवाह, यानी अगर लड़का हट कर रहा है, ठीक है, यानी लड़का उस लड़की को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन लड़की उस लड़का को पसंद कर रहा है। लड़की लड़का से शादी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़का इग्नोर कर रहा है, लड़का उससे शादी नहीं करना चाह रहा है, तो लड़की क्या करेगी? लड़के के घर में जाएगी और लड़के के घर में ही बैठे रहेगी। अगर लड़के के घर वाले उस लड़की को निकालने में सक्षम हो गए, निकाल पाते हैं किसी भी तरीके से सोच समझा करके, तो ठीक है। अगर लड़की वहाँ से नहीं निकलती है, ठीक है, उन लोगों का बात नहीं मानती है, नहीं निकल पाती है और वहीं रह जाती है, तो इस कंडीशन में फिर उस लड़की का लड़का से विवाह करा दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों विवाह के प्रमुख कार्य, ठीक है। अगर मान लो कि विवाह के प्रमुख कार्य आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे दे आपको विवाह के बारे में, तो जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो सब कुछ लिखना है। उसके बाद आपको विवाह के प्रमुख कार्य भी इसी में जोड़ना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं देखना कि विवाह के कार्य नहीं दिया गया। मान लो कि विवाह क्या है और इसके नियम व प्रकार लिखने दे दे, तो ये नहीं सोचना कि इसका कार्य लिखने के लिए नहीं बोल रहा है तो नहीं लिखेंगे। विवाह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आपको इसका पूरा लिखना है, नियम, प्रकार, यानी कि जीवन साथी प्राप्त करने का तरीका, साथ ही साथ इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो विवाह का प्रमुख कार्य क्या? देखो, सबसे पहले यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता, यानी जब विवाह हो जाता है ना, तो ये क्या कर सकता है, जो पति होता है पत्नी होता है, एक दूसरे के साथ यौन संबंध बना सकता है। ऐसा बनाने का अधिकार कौन दे देता है? समाज मान्यता प्रदान कर देता है कि अब आप लोग यौन संबंध बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब उनका विवाह नहीं होता है तो हमारा समाज जो है वो यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देता है, ठीक है। तो ये एक काम होता है, यानी एक विवाह का एक कार्य होता है। तो विवाह क्या होता है? पति पत्नी के बीच यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। इससे समाज में यौन संबंधों के लिए निश्चित नियम बनते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि समाज में वो एक दूसरे के साथ यौन संबंध बना सकते हैं, ये हमारा समाज में नियम तय होता है। दूसरा, संतान की उत्पत्ति करना। जब उनका विवाह होता है तो अब वो क्या कर सकते हैं? बच्चे का भी उत्पत्ति, यानी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। विवाह का एक महत्वपूर्ण कार्य है संतान उत्पत्ति, यानी विवाह के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है और परिवार की निरंतरता बनी रहती है, यानी कि परिवार बढ़ते रहता है, आगे चलते रहता है। बच्चे का पालन पोषण, ठीक है। विवाह के बाद पैदा हुए जो बच्चे हैं उनकी देख रेख करना, पालन पोषण करना, शिक्षा की जिम्मेदारियां माता पिता निभाते हैं। चौथा है परिवार का निर्माण, ठीक है। यानी जब एक पति पत्नी का विवाह होता है, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, फिर परिवार इस तरह से बढ़ते जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका विवाह होकर के बच्चे पैदा होते हैं, तभी ना परिवार बनता है एक। तो विवाह से परिवार का निर्माण होता है। पति पत्नी और बच्चे मिलकर के परिवार की एक इकाई बनते हैं, मतलब परिवार का एक छोटा सा भाग बनते हैं।
आर्थिक सहयोग, आर्थिक मतलब होता है पैसों का सहयोग, ठीक है। यानी कि विवाह जो होता है ना पति पत्नी के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाता है, यानी कि पति पत्नी को, पत्नी पति को मदद करता है। इस तरह से वो आर्थिक सहयोग होता है, मतलब पैसों का सहयोग होता है, पैसे अच्छे से कमाते हैं। दोनों मिलकर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं का क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं। भावनात्मक सहयोग, भावनात्मक मतलब प्रेम करना, स्नेह करना, उनको सहारा देना, दुख सुख में शामिल होना। तो एक दूसरे के साथ पति पत्नी आपस में क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। तो विवाह जो है ना पति पत्नी को प्रेम, स्नेह, सुरक्षा और भावनात्मक सहारा देते हैं। सुख दुख दोनों में एक दूसरे को क्या देते हैं, साथ देते हैं। साथ में संस्कृति का हस्तांतरण, संस्कृति मतलब ये रीति रिवाज का हस्तांतरण, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना। तो परिवार के माध्यम से बच्चों को भाषा, परंपरा, रीति रिवाज और संस्कार सिखाए जाते हैं। मतलब विवाह होता है, विवाह होने के बाद बच्चे जन्म लेते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो वही माता पिता से सारे गुण किस में जाते हैं, बच्चे में जाते हैं। यानी इस प्रकार से माता पिता से जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो बच्चे में क्या हो जाते हैं, हस्तांतरण हो जाते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इसी प्रकार से बढ़ते रहता है। नेक्स्ट, परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार और कार्यों का वर्णन करें। वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि परिवार की परिभाषा दें तथा इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार से चेंज करके दे दे कि परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषा और इसके प्रमुख प्रकारों की वर्णन करें, या तो फिर परिवार क्या है इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। देखो ये आंसर है 5 से 6 पेज में, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए 16 मार्क्स में भी काम करेगा, 20 नंबर जो मार्क्स का पूछा जाता है उसमें भी काम करेगा, ठीक है। ये मतलब कोई 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए नहीं, बल्कि 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर वाले बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में बीए में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो परिवार से रिलेटेड कोई भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बस वहाँ पे देखना कि क्या परिवार लिखा हुआ है, तो उससे संबंधित जितने सारे हम आंसर आपको बता रहे हैं सब कुछ आपको लिख देना है, ठीक है। हम आपको आराम से समझाएंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग एक बार वीडियो को देख लो, ठीक है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। परिवार क्या होता है, हम लोग एक घर में माता पिता भाई बहन रहते हैं, वो भी एक परिवार है। हमारे साथ माता पिता भाई बहन, उसके साथ दादा दादी रहता है, वो भी एक परिवार है। माता पिता, उसके बच्चे, उसके नाना नानी, मौसा मौसी, ये भी एक परिवार है। तो परिवार बहुत प्रकार का होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि परिवार क्या है, ठीक है। देखो अगर हम परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आखिर ये सब चीज़ फर्स्ट में क्यों लिखा जाता है, ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि जब आप एग्जाम में कॉपी लिख करके आओगे तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ ये कुछ जानता है। अब अटपटांग आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दोगे कि जो हम लोग ये घर में रहते हैं सभी लोग भाई बहन माता पिता, वो एक परिवार है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली इतना सरल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो परिवार का अर्थ, तो परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश में फैमिली को हिंदी में हम लोग परिवार कहते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश का ही रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सेवक, अर्थात यह एक प्रकार का ऐसा समूह है ना, समूह मतलब जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसके सदस्य सेवा भाव से एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं। मतलब देखो जिसके सदस्य क्या होते हैं, मतलब हमारे घर में जितने भी सारे लोग रहते हैं वो एक सेवा भाव से, हम भी उसको कुछ सेवा करते हैं, अपने भाई बहन को वो भी हमें सेवा करता है, मतलब ये एक साथ मिल के रहते हैं, वो भी हम काम करता है मेरे लिए, हम भी उसके लिए काम करते हैं, मतलब एक सेवा की तरह काम होता है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ जीवन हम लोग बिताते हैं, ये हमारा परिवार का अर्थ है। आगे भी देखो और भी अर्थ मैंने बता रखा है यहाँ पे आप लोगों को। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वह समूह जिसमें एक ही छत के नीचे सभी लोग रहते हैं, बस अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो परिवार का मीन्स आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि वह समूह, समूह मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हम लोग घर परिवार में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वह समूह जिसमें एक ही छत के नीचे एक ही घर में सभी लोग रहते हैं, जैसे हो गया दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, विवाहित बच्चे यानी जिसका शादीशुदा हो गया वो भी बच्चे हैं, और जो शादीशुदा नहीं हुआ अविवाहित बच्चे, सभी को परिवार कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको क्लियर पता चल गया होगा कि जो हम लोग छत के नीचे जितने भी सारे रहते हैं, माता पिता, चाचा चाची, विवाहित अविवाहित बच्चे, वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप लोगों को परिवार का अर्थ, अभी परिभाषा नहीं, परिवार का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि परिवार का अर्थ तो कहीं पूछा ही नहीं भाई, 15-16 नंबर में
पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है ये आपको मायने नहीं रखना है, आपको शुरू से बताना है। हाँ, वहीं अगर आप 5 नंबर में भी लिखते हैं 7 नंबर में, तो जो क्वेश्चन पूछेगा वही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब 15-16 नंबर में अगर आप बीए का स्टूडेंट है तो आपको हर एक क्वेश्चन को डीपली में चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये अर्थ हो गया। अब हम लोग जानते हैं परिभाषा। तो पहले के जो विद्वान लोग थे, पहले के जो ज्ञानी लोग थे, अर्थशास्त्री थे, ठीक है, यानी कि समाजशास्त्री थे, ठीक है, तो उन लोगों ने परिवार की अलग अलग परिभाषा दिया, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिवार की परिभाषा इस प्रकार है कि इन लोगों ने किस प्रकार से परिवार की परिभाषा दिया। पहला जो हमारा विचारक है, ठीक है, समाजशास्त्री है, वो है पेज। एक व्यक्ति का पेज नाम है, आप दूसरा को मत समझना, ठीक है। तो पेज ने क्या कहा, परिवार का डिफिनेशन किस प्रकार से दिया पेज ने, तो इसने कहा कि पेज के अनुसार से, देखो पेज के अनुसार से अगर बात करें तो परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंध पर आश्रित है। यानी कि पेज का कहना है ना कि जो परिवार होता है ना वो यौन संबंध पर आश्रित है, ठीक है, यौन पर डिपेंड है, क्योंकि जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे तब तक हमारा परिवार नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो परिवार जो हमारा टिका हुआ ना वो यौन संबंध पे टिका हुआ है, ठीक है, और इतना छोटा तथा शक्तिशाली है कि संतान के जन्म से लेकर के पालन पोषण की क्षमता रखता है। मतलब परिवार एक ऐसा चीज है, ठीक है, एक ऐसा शक्तिशाली चीज है, ठीक है, इतना छोटा है, परिवार इतना छोटा है लेकिन शक्तिशाली है कि वह संतान के जन्म और पालन पोषण की क्षमता रखता है कि उसको वो संतान जो बच्चा है उसको जन्म भी देगा और उसका पालन पोषण भी करेगा। ये शक्ति है किसमें, ये हमारा परिवार में है, ठीक है। वो छोड़ नहीं सकता बच्चे को अगर वो पैदा किया है तो उसको क्या कर सकता है, उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा भी करने को उसके पास क्षमता होता है, किसके पास, परिवार के पास, ठीक है। तो ये किसका कहना है, पेज का कहना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, बीजेंस। ये बीजेंस का क्या कहना है, ये जो हमारा समाजशास्त्री थे बीजेंस, तो इसने क्या कहा परिवार के बारे में, तो इसने कहा, बीजेंस ने इसे एक अर्थ में कहा, हम परिवार की परिभाषा में एक बच्चे सहित स्त्री और उनकी देखभाल के लिए पुरुष को ले सकते हैं। मतलब इन लोगों, ये जो था बी जेंस, इसने एक शब्दों में कहा कि परिवार की भाषा में हम सिंपल सा एक बच्चे सहित स्त्री और उनके देखभाल के लिए पुरुष को ले सकते हैं। मतलब हम परिवार के रूप में किसको ले सकते हैं, पुरुष को। क्यों, क्योंकि एक बच्चे को सहित स्त्रियों को, एक बच्चे का पालन पोषण, उसके साथ साथ उसके माता पिता बोलो, यानी कि उसके माता को बोल लो, स्त्री लोगों का, उनका देखभाल के लिए हम पुरुष को एक परिवार के रूप में ले सकते हैं कि पुरुष के कारण ही बच्चा का पालन पोषण होता है, उसके स्त्री का, उसके बीवी का पालन पोषण होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये परिवार एक साथ इकट्ठा अगर हुआ है तो उस पुरुष के वजह से हुआ है, तो हम पुरुष को ले सकते हैं। अगर पुरुष कमा करके नहीं देता तो शायद, ठीक है, उसका जो स्त्री है वो कहीं और रहती है, अपने बच्चों को लेकर के कहीं और कमाती है और अपना गुजर करती, ठीक है। तो उस प्रकार से फिर परिवार नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं उस परिवार में, उस पुरुष में वो दम है जिसके वजह से वो अपने स्त्री को, बच्चों को एक जगह रख पाई है और अपना परिवार को संभाल रहा है। तो हम परिवार के रूप में उस पुरुष को ले सकते हैं जो बच्चों का और स्त्रियों को अभी तक देखभाल कर रहा है, ठीक है। तीसरा, मजुमदार के अनुसार से, आखिर ये समाजशास्त्री जो मजुमदार था इसने क्या कहा, तो इसने कहा परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और रक्त से संबंधित होते हैं। मतलब इसने कहा जो भी व्यक्ति छत के नीचे होता है रक्त से संबंधित होते हैं। मतलब ये नहीं कि छत के नीचे कोई दूसरा व्यक्ति आके तो भी हमारा परिवार में ऐड हो जाएगा, नहीं, रक्त से संबंधित मतलब हमारा ही खून का होना चाहिए, हमारा ही भाई बहन होना चाहिए, हमारा ही परिवार में होना चाहिए, ठीक है। तो ये परिभाषा हम लोगों ने देख लिया 3 व्यक्ति का, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब हम लोगों ने परिभाषा रही कि यहाँ पे देखो चौथा व्यक्ति का भी है जो कि बहुत आसान है, भले आपको लंबा दिख रहा होगा बट बहुत आसान है। 4 में से आपको कोई भी अगर 2-3 आसान लगता है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चौथा, लॉक के अनुसार, ये जो समाजशास्त्री थे लॉक, इसने क्या कहा, तो लॉक के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह, इसने कहा कि व्यक्तियों जो समूह है ना, यानी जो परिवार है ना, वो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है, छोटी सी
गृहस्थी का निर्माण करते हैं, छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई तथा बहन के रूप में एक दूसरे से क्रियाएं करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति की देखभाल करते हैं। मतलब इनका कहना सिंपल सा ये बात है कि परिवार वो चीज़ होता है जिसको जो विवाह होता है। देखो, विवाह से भी परिवार बनता है। रक्त से यानी हमारा बाल बच्चा होगा तो हमारा ही खून का है। गोद लेने से अगर हम किसी बच्चों को, अगर मान लो छोटा सा बच्चा को कहीं भूला गया, ठीक है, उसको हम अपने पास गोद ले लिए तो वो भी हमारे ही परिवार में आ जाएगा, फिर वो हमारे ही खून से एक तरह से देखे तो बन जाएगा, ठीक है, भले अपना खून का नहीं बट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं वो हमारा परिवार कहलाता है। और जो हम लोग छोटे से गृहस्थी के अंदर रहते हैं, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, भाई बहन के रूप में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से मेल जोल कर रहते हैं, खाते पीते हैं, साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और हमारे एक संस्कृति भी रहता है। ये नहीं कि हमारा संस्कृति अलग है, हमारा भाई का संस्कृति अलग है, हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका संस्कृति एक ही होता है उस परिवार में, तो ठीक है। और एक ही संस्कृति को हम लोग देखभाल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? इसको परिवार कहते हैं। ये किसका कहना है? लॉक के अनुसार से, ठीक है। अब यहाँ परिवार का डिफिनेशन खत्म हो जाता है और अब हम लोग देखेंगे परिवार के प्रकार को, ठीक है, कि परिवार का क्या क्या प्रकार है। अब देखो, हम लोग देखते हैं परिवार के प्रकार कि आखिर इसका प्रकार कौन कौन सा होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है, सभी को पता है, तथा यह अंतर भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि अंतरों के कारण ही पाया जाता है। देखो, प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। देखो, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस गांव क्षेत्र राज्य में रहते हैं, वहाँ का संस्कृति अलग है, किसी दूसरे राज्य गांव समाज में अलग होगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भौगोलिक के कारण, जो हमारा भूगोल इतना बड़ा है इसके वजह से। आर्थिक के कारण, आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, कहीं ज़्यादा पैसा है किसी राज्य में, कहीं कम है, कहीं लोग गरीब है, कहीं अमीर है। हमारा संस्कृति आदि कारणों के कारण, अंतर के कारण ही पाया जाता है, ठीक है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। सार्वभौमिक मतलब बहुत बड़े लेवल का एक संस्था होती है, ठीक है। हुए यानी बहुत बड़ा संस्था होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से दिखाई पड़ता है। ये जो हमारा है परिवार, वो परिवार तो सब जगह है, भले हमारा संस्कृति अलग है, उनका संस्कृति अलग है, बट ये इतना बड़ा एक परिवार, एक इतना बड़ा संस्था है कि हर जगह पाया जाता है, भले ही अलग अलग रूपों में ही क्यों ना दिखाई दे, ठीक है। और इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। देखो, एक संख्या के आधार पर अलग प्रकार होते हैं, निवास के आधार पर, अधिकार के आधार पर, विवाह के आधार पर अलग अलग परिवार होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन है, से चारों को देखेंगे एक करके, ठीक है। तो पहला हम लोग आ जाते हैं, देखो यहाँ पे 5वां नंबर भी है, उत्तराधिकार के आधार पर, वंश नाम परंपरा के आधार पर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 6 है, ठीक है, बट हम लोग 4 का ही चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। पहला देखते हैं संख्या के आधार पर। तो देखो, संख्या के आधार पर हमारे पास जो होता है वो 2 होते हैं, एक केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तृत परिवार, 3 होता है, ठीक है। तो देखते हैं संख्या के आधार पर कौन कौन सा परिवार होता है। एक होता है केंद्रीय परिवार, यानी जिस परिवार में केवल और केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हो, मतलब जिस बच्चों का शादी भी नहीं हुआ है, जो घर में ही रह रहे हैं, ठीक है, जो इसका शादी हो जाएगा वो तो बाहर चल जाएगा। तो जिस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हो, यानी कुमारे बच्चे हो, वह परिवार केंद्रीय परिवार कहलाता है, ठीक है, बहुत आसान है। संयुक्त परिवार क्या है? जिस परिवार में पति पत्नी, उसके सभी विवाहित और अविवाहित बच्चे, यानी जो कुमार है वो भी और जो कुमारा नहीं भी हो वो भी, सभी पुत्रियों, पुत्र, पोती, पोतियाँ निवास करते हो। समझ गए? पति पत्नी, उनके विवाहित, अविवाहित, ठीक है, जो कुमारे हैं वो भी, जो कुमारे नहीं हैं वो भी, उसका पुत्री, पुत्र, पोते, पोतियाँ निवास करते हैं। ये सभी हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। विस्तृत परिवार में क्या कहलाएगा? ऐसे परिवार में रक्त तथा अन्य प्रकार के संबंधित एक साथ निवास करते हैं। मतलब जैसे देखो, हमारा फुआ हो गया, हमारे मौसी हो गया, दादा दादी, मतलब एक लंबा लेवल तक, ठीक है। मतलब आप लोग समझ गए, 3 प्रकार का है। एक है हमारा केंद्रीय परिवार। केंद्रीय परिवार थोड़ा छोटा लेवल पर होता है, संयुक्त परिवार उससे थोड़ा बड़ा लेवल पर होता है, और विस्तृत परिवार के अंदर हमारा पूरा खानदान आते हैं, ठीक है, ऐसा समझो, पूरा खानदान ऐसा करके। अभी हमारा हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रीय परिवार में कुछ ही लोग होते हैं, संयुक्त परिवार में उससे भी अधिक लोग होते हैं, और विस्तृत परिवार में उससे भी अधिक लोग होते हैं। तो ऐसा डायग्राम में आप बना सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने देख लिया
संख्या के आधार पर। अब दूसरा देखते हैं निवास के आधार पर। तो निवास के आधार पर हमारा होता है पित स्थानिक परिवार, ठीक है। पित मतलब क्या, पिता, ठीक है। तो विवाह के बाद स्त्री जब अपने पति के यहाँ रहने लगती है, देखो जब विवाह के बाद स्त्री यानी लड़की जब अपने पति के यहाँ रहने लगता है यानी अपने कहाँ पे, ससुराल में रहने लगती है, तो वो हमारा पित स्थानिक परिवार कहलाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा मात्र स्थानिक परिवार। ये कब होता है, जब विवाह के पश्चात जब पुरुष अपने स्त्री के साथ रहने लगती है, यानी कि जब पुरुष अपने ससुराल में रहने लगता है, ठीक है, तो हमारा मात्र स्थानिक परिवार कहलाता है, ठीक है। तीसरा है हमारा नवस्थानिक परिवार। नवस्थानिक परिवार क्या होता है, जब विवाह के बाद जब पति पत्नी नए निवास स्थान पर रहने लगे तब उसे हम कहते हैं नवस्थानिक परिवार। चौथा हमारा क्या है, माता पिता स्थानिक परिवार। जब लड़के के माता पिता अथवा लड़की के निवास स्थान में से कहीं पर रहने लगे हो, मतलब क्या, जब लड़के के माता पिता अथवा लड़की के माता पिता निवास स्थान में से कहीं पर रहने लगे हो, ठीक है, निवास के लिए कहीं दूसरे जगह रहने लगे हो, तो इस प्रकार के परिवार का निर्माण होता है माता पिता स्थानीय परिवार, ठीक है। पांचवा है द्वि स्थानिक परिवार। जब पति पत्नी अपने जन्म के परिवार में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे पति पत्नी का जन्म हुआ था वहीं पर रहते हैं, तो ऐसे परिवार को हम लोग द्वि स्थानिक परिवार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छठा मामा स्थानिक परिवार। लड़के के मामा के यहाँ रहने लगे तो मामा स्थानिक परिवार कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अधिकार के आधार पे। अधिकार सुने होंगे कि जब एक पिता का डेथ हो जाता है तो उसका जो जितने सारा अधिकार होता है वो एक बड़े बेटा का होता है, इस प्रकार का। तो पित सनात्मक परिवार, ठीक है, ठीक है, पित सतात्मक परिवार। जिस परिवार में पिता अथवा पुरुष का नियंत्रण परिवार पर हो, यानी कि जिस भी परिवार में पिता का अथवा फिर या तो फिर कोई लड़के का यानी कि पुरुष जाति का नियंत्रण हो उस परिवार में, उस परिवार को चलाने वाला पुरुष हो, तो उसे बोलते हैं पित सतात्मक परिवार, ठीक है। माता सतात्मक परिवार क्या होता है, जिस परिवार में माता यानी कि स्त्री का नियंत्रण हो, यानी कि वहाँ का गार्जियन मैन मालिक माता हो, लड़की हो, स्त्री हो, तो हमारा कहलाता है मात्र सतात्मक परिवार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विवाह के आधार पर। अब विवाह के आधार पर देखते हैं तो एकल विवाह परिवार या तो एक विवाह परिवार, ठीक है, यानी कि एक पुरुष द्वारा एक स्त्री से विवाह करने पर ऐसे परिवार का निर्माण होता है, यानी एकल विवाह परिवार या तो एक विवाह परिवार, ठीक है। जब एक स्त्री एक ही लड़का से शादी करता है या तो फिर एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करता है तब, ठीक है, एकल कहलाता है। उसका बहुविवाह परिवार का कब कहलाता है, जब एक पुरुष अनेक स्त्रियों से या तो फिर एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करे तो ये बहुविवाह परिवार कहलाता है, ठीक है। आखिर एक लड़की दो लड़का से शादी करे चाहे दो लड़का एक लड़की से शादी करे, ये भी एक परिवार ही है, ठीक है। मतलब परिवार का हम लोग अलग अलग रूप देख लिए। कोई लड़का अपने ससुराल में जाकर के रह रहा है तो वहाँ भी एक परिवार बसा हुआ है, वही लड़की ही ससुराल में आकर के अगर बसा हुआ तो ये भी एक परिवार है, ठीक है। अगर हम लोग कहीं सारा फैमिली उठ करके दूसरे जगह चल जाते हैं तो वो भी एक परिवार है, मामा के घर रह रहे तो ये भी एक परिवार है। अब आगे देखिए दोस्तों, परिवार के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। चाहे परिवार से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दे दो दोस्तों, इसका कार्य आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों विवाह, ठीक है, जिस प्रकार से विवाह के प्रमुख कार्य है लगभग उसी प्रकार से परिवार के भी प्रमुख कार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, विवाह जब होता है तो पति पत्नी एक साथ जुड़ते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो उस प्रकार से एक परिवार बनता है। तो कहीं ना कहीं विवाह से ही परिवार बनता है, तो दोनों का कार्य लगभग सेम है। संतान उत्पत्ति का कार्य, परिवार का पहला कार्य क्या है, जब परिवार बनते हैं, मान कि एक साथ पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे ही पति पत्नी मिलते हैं परिवार बन जाता है, परिवार में और सारे बच्चे आ जाते हैं। तो परिवार का एक प्रमुख कार्य होता है संतान को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना, इससे समाज की निरंतरता बनी रहती है, मतलब समाज आगे बढ़ते रहता है, बच्चे जन्म लेते रहते हैं, परिवार बढ़ते रहता है। बच्चे का पालन पोषण, परिवार क्या करते हैं, बच्चे की खाने पीने रहने और स्वास्थ्य जैसे आवश्यकताओं का पूरा करता है। बच्चे के बड़े होने तक माता पिता क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्या करते हैं, उनका सेवा करते हैं, देखरेख करते हैं। समाजीकरण का कार्य, समाजीकरण का मतलब होता है समाज का बढ़ते जाना, ठीक है। परिवार क्या करते हैं, बच्चे को समाज में रहने के तरीके सिखाते हैं। परिवार क्या करते हैं, बच्चों को समाज में कैसे रहना नहीं रहना उसका तरीका समझाते हैं। बच्चा परिवार से भाषा सीखता है, संस्कार अच्छे बुरे की समझ सीखता है, अनुशासन सीखता है, व्यवहार सीखता है,
तो इस तरह से सामाजिकरण हो रहा है। सामाजिकरण मतलब समाज में किस प्रकार चलना नहीं चलना बच्चे सीखते हैं, फिर आने वाला बच्चे सीखेंगे, इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। आर्थिक कार्य मतलब पैसों का कार्य, परिवार क्या करता है, अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे माता पिता बच्चे की आर्थिक आवश्यकता पूरी करती है ना, आर्थिक मतलब जैसे भोजन हो गया, कपड़े हो गया, मकान हो गया, शिक्षा हो गया और भी जरूरी चीज़ें, तो ये सब तो पैसे से ही खरीदाएगा। तो ये सब चीज़ें पूरा कौन करते हैं, उनके परिवार यानी माता पिता। शिक्षा का कार्य, बच्चों की पहली जो शिक्षा होती है ना वो परिवार से ही मिलता है ना, यानी माता पिता ही उसे बोलना व्यवहार सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं, जिम्मेदारियां निभाना सिखाते हैं। मनोरंजन का कार्य, परिवार के साथ एक साथ मिल करके समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, मनोरंजन करते हैं और भी बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसमें सारे लोग परिवार के जितने भी लोग होते हैं मिल करके भाग लेते हैं। इससे मनोरंजन और आपसी संबंध मजबूत बना रहता है। अगर परिवार के साथ हम नहीं रहेंगे, अकेला कोई काम करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और अगर परिवार के साथ मिल करके काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा और आनंद भी आता है। नेक्स्ट है आपका नातेदारी का अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकारों का वर्णन करें। नातेदारी से आप क्या समझते हैं? जनजातीय समाजों में इनके प्रकारों तथा महत्व की चर्चा करें। नातेदारी पर एक निबंध लिखें, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के हम लोग ये देखेंगे, नातेदारी का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, इसका प्रकार देखेंगे और महत्व देखेंगे। अगर नातेदारी से क्वेश्चन आएगा तो बस यही पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, या तो फिर इसका प्रकार पूछ लेगा, महत्व पूछ लेगा, या तो नातेदारी पर एक निबंध लिखेगा। सब कुछ पूछेगा, आंसर आपको सेम डालना है। ठीक है, तो ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैं वीडियो अभी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से देख लो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लोग देख लो। इतना सारा पॉइंट हम बताएं, उनमें से जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो आप लोग एग्जाम में डाल देना। ठीक है, कोई ज़रूर नहीं कि जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा उस पॉइंट पे आप लोग लगे हो, नहीं, उसको छोड़ो, जो समझ आ रहा उस पे जाओ आप लोग। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में लिख करके आओ। नातेदारी का अर्थ, नातेदारी से अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नातेदारी का मतलब होता है संबंध। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि नातेदारी होता क्या है। नातेदारी का मतलब होता है संबंध। संबंध मतलब रिश्तेदारी, इसका दूसरा भाषा क्या है, रिश्तेदारी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नातेदारी क्या है। ठीक है, आप लोग का रिश्ता होगा, मामा घर, मामी घर, चाचा चाची, भाई बहन घर, फूआ घर, ये सब चीज़ आपका क्या है, रिश्तेदारी है, संबंध वाले परिवार वाले लोग हैं। तो इसी को हम लोग नातेदारी भी बोलते हैं। रिश्तेदार समझो चाहे नातेदार बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो नातेदारी का अर्थ क्या होता है। देखो, नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। देखो, नातेदारी व्यवस्था का निर्माण कौन करते हैं, तो दो प्रकार का, या तो विवाह या तो रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विवाह और रक्त संबंधों के आधार पर ही जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण कैसे करती है। तो देखो, विवाह होता है, आप एक लड़का होंगे या तो लड़के होंगे। ठीक है, आप विवाह करेंगे, अभी आप एक तरह से मतलब एक अकेला लड़का है, ठीक है, परिवार का, आप तो अकेले लड़की हैं, आप विवाह करेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे सास मिल जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि जब विवाह होता है ना तो सिर्फ लड़का और लड़की का ही परिवार बनता है, पति पत्नी का नहीं, उसके साथ कई हजारों परिवार भी बन जाता है। सास ससुर का बन जाता है, ठीक है, दामाद का बन जाता है, बहू का बन जाता है, साली का बन जाता है, दामाद का बन जाता है, अनेकों प्रकार का क्या होता है, रिश्तेदार बन जाता है। तो विवाह से भी रिश्तेदार बनता है और रक्त संबंधों से भी बनता है। रक्त संबंध जो अपना खून का है, जैसे मम्मी पापा से उनका बच्चे, उनका नाती पोता, ठीक है, उनका बेटी हो गया, ठीक है, मौसा मौसी हो गया, ये सब चीज़ अपना रक्त संबंध, अपना खून का संबंध है। तो दो प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, नातेदारी बनते हैं, एक विवाह से और एक रक्त संबंध से। अब विवाह हमारा खून का रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि जिस पत्नी को हम लाते हैं वो हमारा खून का नहीं होता है। ठीक है, फिर वो हमारे बच्चे होंगे तो वो हमारे खून के होते हैं। तो दो प्रकार के रिश्तेदार बनते हैं, विवाह मतलब जो रिश्तेदार बन जाता है बट वो हमारा खून का नहीं होता है, और दूसरा रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो ये दो प्रकार की वजह से हमें नातेदारी का निर्माण होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि विवाह और परिवार के आधार पर, विवाह और परिवार के आधार पर, विवाह हो गया आपका और परिवार का मतलब वही हो गया खून वाला रिश्ता।
विवाह बिना खून वाला रिश्ता, और परिवार का मतलब वही हो गया खून वाला रिश्ता के आधार पर मनुष्यों के सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को नातेदारी ही कहते हैं। ठीक है, मतलब विवाह और परिवार के आधार पर जो मनुष्यों के सामाजिक संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ जो संबंध जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग नातेदारी कहते हैं। और इस संबंध को मान्यता कौन देता है? समाज देता है। ठीक है, कि आपका ये नातेदारी है, हमारा मामा मामी है, चाचा चाची है, भाई बहन है, ये हमारा नातेदारी है। इसका जो संबंध है, इसका मान्यता कौन देता है? समाज देता है। ये हम लोग ऊपर से ही नहीं आए थे कि इसको दादा बोलना है, इसका चाची बोलना है, इसका मामा बोलना है, ऐसा नहीं। ये हमें समाज देता है इसकी मान्यता। रिश्तेदार का मान्यता कौन देता है? समाज देता है। ठीक है, नातेदारी शब्द के कई अर्थ हैं। हमारे नातेदार दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो हमसे रक्त द्वारा जुड़े हुए होते हैं, दूसरे प्रकार के नातेदारी वह जो विवाह से जुड़े हुए थे। वही बात जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इन्हें हम विवाह संबंधित नातेदारी कहते हैं। तो ये चीज़ें छोड़ो, ये चीज़ों के बारे में आपको मैंने ऊपर भी बता दिया है, तो इसी चीज़ों को घुरा घुरा करके हमें बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं नातेदारी की परिभाषा मैंने यहाँ पे बता दिया। बहुत लोगों को परिभाषा डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये कुछ विद्वानों द्वारा दिया गया बातें होता है। तो ये बातों को हम खुद बताएंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो विद्वान दिए हैं। हम इसमें तो चेंजिंग कर नहीं पाएंगे, अगर करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये देख लो, अगर आपके पास समय है तो इसका विद्वान वाला देख लो कि इसके विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषा दी। अगर नहीं आपके पास समय है तो ये विद्वान की परिभाषा ला छोड़ो और आगे बढ़ो और इसका प्रकार और इनकी जो महत्व उसको देख लो। ठीक है, मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार इसने जो ये शास्त्री थी उसने क्या कहा? इसने कहा कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों को गिना जा सकता है जो अनुमानित रक्त संबंधों पर आधारित होती है। मतलब इनका ये कहना है कि नातेदारी के आधार पर हम उन संबंधों को गिन सकते हैं जो ओनली फॉर केवल और केवल रक्त संबंधों पर आधारित होता है। इनका कहना विवाह वाला नहीं है, सिर्फ इनका कहना है कि जो रक्त संबंध पर आधारित है वही हमारा नातेदारी कहलाएगा। बाकी विवाह वगैरह पर जो संबंध होते हैं वो हमारा नातेदारी के अंदर नहीं आएंगे, ये कहना है इनका। दूसरा देखते हैं रेड क्लिफ के ब्राउन के अनुसार। ठीक है, इसका कहना है कि नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देती है। मतलब इसका कहना है कि नातेदारी प्रथा जो है ना वो व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग की करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका फैमिली वाले जब आपको स्थिति खराब होता है तो आपको सहयोग देते हैं, चाहे वो आपको विवाह वाले घर के हो चाहे अपना खून का रिश्ता हो, लेकिन सहयोग जरूर करते हैं। तो ये कहना है रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार कि जो हमें सहयोग करने की प्रेरणा देता है ना वही हमारा नातेदारी है, जो कि बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हमें वो सहयोग करते हैं, हमारे कुछ स्थिति खराब होता है तो हमारे परिवार वाले, हमारे संबंध वाले, हमारे रिश्तेदार वाले ही सहयोग करते हैं और उसी को हम लोग नातेदारी भी बोलते हैं। एक और विद्वान है जिसका नाम है रिवर्स के अनुसार। ठीक है, तो ये रिवर्स ने क्या कहा? इसने कहा कि नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशवादियों के माध्यम से निर्धारित एवं वर्णित की जा सकती है। ठीक है, तो छोड़ो, आप लोग को मैंने 2 पॉइंट बता दिया। अगर ये दोनों याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, ये तीसरा आप लोग छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं जल्दी छोड़ करके मैं बहुत अच्छे लंबे वीडियो बना करके मैं आपको जल्दी समझाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैं प्रयास करूँ कि बहुत जल्द में बहुत ही कम टाइम में इसको ख़त्म करूँ। नातेदारी के प्रकारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, नातेदारी के प्रकार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विवाह संबंधित नातेदारी। पहला क्या है? विवाह संबंधित नातेदारी, यानी कि इसमें वो नातेदारी, वो रिश्तेदार बनेंगे जो विवाह से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो विवाह संबंधित नातेदारी के अंतर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा संबंध पति पत्नी ही आते हैं। देखो, जब विवाह होता है तो ऐसा नहीं कि वो संबंध के अंदर सिर्फ पति पत्नी ही होते हैं, नहीं, बल्कि इन दोनों परिवारों के अन्य संबंध भी आ जाते हैं। जब एक व्यक्ति विवाह करता है तो उससे संभवतः यह पता चल जाता है कि वह विवाह नामक संस्था ने न केवल 2 स्त्री पुरुषों के बीच संबंध स्थापित किया बल्कि इन दोनों से संबंधित अन्य व्यक्ति एक दूसरे से संबंध हो जाते हैं। देखो, विवाह संबंधित नातेदार का मतलब हो गया कि जब विवाह होता है ना तो सिर्फ लड़का लड़की ही एक दूसरे को संबंध नहीं बनता लड़का लड़की में कि लड़का हो गया उसका पति और लड़की हो गया उसका पत्नी, नहीं, इसके साथ साथ कई, मैंने आपको इसके पहले बताया, हजारों संबंध बनता है। उसी टाइम सास ससुर का संबंध नहीं बनता है, उसी टाइम साला साले का भी बनता है, दामाद का भी बनता है, बहनोई का भी बनता है, अनेक प्रकार का संबंध बनता है। ठीक है, उदाहरण, विवाह के पश्चात एक पुरुष केवल एक पति ही नहीं बनता बल्कि बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा
नंदोई, मौसा, साड़ू आदि भी बन जाते हैं। इस प्रकार की एक स्त्री भी विवाह के पश्चात पत्नी बनने के अलावा पुत्र, वधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी आदि भी बन जाते हैं। बात सही है। इसमें से प्रत्येक संबंध के आधार पर दो व्यक्ति हैं, जैसे साला बहनोई, सास दामाद, साली जीजा, देवर भाभी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है, पति पत्नी, सास वधू आदि। इस प्रकार से विवाह द्वारा संबंध समस्त संबंधियों तथा नातेदारियों को विवाह संबंधित कहते हैं, ठीक है। ये विवाह से संबंधित नातेदारी होती है जो विवाह के कर्म में जुड़ता है संबंध, ठीक है। दूसरा रक्त संबंधी नातेदारी, ये रक्त के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो यह नातेदारी व्यवस्था का वह प्रकार है जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। रक्त संबंधी नातेदारी समान के रक्त के आधार पर ही निर्माण होती है, ठीक है। एक प्रकार से माता पिता तथा उसके पुत्र और पुत्रियों के समान रक्त प्रवाहित होता है। माता पिता के रिश्ता पति पत्नी का ही नहीं होता है, वे प्राणीशास्त्रीय दृष्टि से भी संबंधित होते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे उनके रक्त से जुड़े होते हैं। भाई बहन, पुत्र पुत्री, पौत्र पुत्री रक्त संबंधी नातेदारी माने जाएंगे। मतलब ये होता है कि जब हमारे मम्मी पापा होते हैं तो इससे जितने सारे हमारे बच्चे होते हैं, उसका फिर जो बच्चे होते हैं, भाई बहन हो गया, हमारा पुत्र पुत्री हो गया, ये सब चीज़ें सब एक रक्त संबंधित नातेदारी होती है जो अपना खून के होते हैं, ठीक है। ये आप लोग को समझ में होगा। तीसरा कल्पित नातेदारी, ठीक है। कल्पित नातेदारी वो नातेदारी होता है जो हमारे ना परिवार के होते हैं, न जो हमारा रक्त के होते हैं, न हमारा विवाह के होते हैं, बल्कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को हम गोद ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस व्यवस्था अनुसार यदि पुत्र ना होने पर कोई व्यक्ति किसी को गोद ले लेता है तो उस गोद लिए गए व्यक्ति के साथ होने वाला संबंध काल्पनिक कल्पित होता है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि मान लो कि अगर किसी को लड़का नहीं हो रहा है, ठीक है, तो किसी से लड़का को गोद ले लिए, ठीक है, तो वो तो उसका रक्त संबंध नहीं है, उसका विवाह संबंधित भी नहीं है, तो किसी दूसरे को ले लिया, ठीक है, तो वो भी अब इसका धीरे धीरे नातेदारी ही बन जाएगा, रिश्तेदार बन जाएगा। लेकिन वो कैसा कहलाएगा, तो कल्पित नातेदारी कहलाएगा, ठीक है। कल्पित नातेदारी तो तीन प्रकार के होते हैं, एक विवाह संबंधित नातेदारी, एक होता है रक्त संबंधित नातेदारी और एक होता है कल्पित संबंधित नातेदारी, ठीक है। अब देखते हैं नातेदारी के प्रकार, ठीक है। सॉरी, नातेदारी का महत्व, यहाँ पे प्रकार लिखा गया, ठीक है। नातेदारी का हम लोग क्या देखेंगे, महत्व, क्योंकि प्रकार तो इसके पहले हम लोग 3 देख लिए, ठीक है। ये है हमारा नातेदारी के महत्व, यहाँ पे प्रकार लिखा गया, सॉरी, नातेदारी के महत्व। फिर नीचे लिखना नातेदारी के निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, तो मानसिक संतुष्ट। देखो नातेदारी के ज्ञान से व्यक्तियों को मानसिक संतुष्ट प्राप्त होता है, साथ ही व्यक्ति स्वयं को अकेला नहीं समझता, उसका भी कोई अपना है ऐसा एहसास होता है, अपने मस्तिष्क में होता है, ठीक है। मानसिक संतुष्ट का मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे हमारे मामी पापा होते हैं, चाचा चाची होते हैं, हमारा मामा मामी होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के हमारा परिवार होता है, मतलब नातेदारी होते हैं, रिश्तेदार होता है। इससे हमारा मानसिक को संतुष्ट मिलता है कि हमें अकेला नहीं, हमारे साथ और भी हमारे घर परिवार वाले जुड़े हुए हैं, हमें वो साथ देंगे, इससे हमारा मन में संतुष्टि मिलता है, ठीक है। दूसरा आर्थिक सहयोग। आर्थिक का मतलब होता है हमें जब भी कोई चीज़ों का पैसा वगैरह का जरूरत होता है, आर्थिक संकट होता है, तो हमें परिवार वाले मदद करते हैं, सिंपल सी बात है। तो सदस्यों का आर्थिक सहयोग प्रदान करने में भी नातेदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नातेदारी व्यक्तियों को आर्थिक संकट से उबराती है। अगर हमें पैसों की कमी आ जाता है तो हमें फैमिली वाले क्या करते हैं, देते हैं। तीसरा विवाह तथा परिवार के क्षेत्र में महत्व। देखो विवाह और परिवार के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समाज में विवाह का स्वरूप उस समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है कि कैसे विवाह करना नहीं करना वो समाज के द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है। व्यक्ति कितने विवाह कर सकता है, किस पद्धति से करे, कौन से विवाह समाज द्वारा मान्य है, कौन सा अमान्य है, इस सभी प्रश्नों के उत्तर नातेदारी व्यवस्था में ही ढूंढे जा सकते हैं। देखो आप मान लो कि अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या समाज को पूछने जाएंगे कि हमको विवाह कितना करना नहीं करना है, ठीक है, किस प्रकार से चलना नहीं, वो आपको घर परिवार से मिल जाएगा, वो आपके रिश्तेदारी वालों से मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार बनने की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि विवाह किस प्रकार से होना चाहिए, परिवार किस प्रकार से चलता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं विवाह और परिवार के क्षेत्र में भी हमें नातेदारी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि नातेदारी में क्या करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि विवाह कैसे करना है, परिवार कैसे चलाना है। एक कौन बताते हैं, नातेदारी वाले बताते हैं, नहीं रिश्तेदार वाले बताते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको क्या करना, ध्यान देना है, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया विवाह तथा परिवार के क्षेत्र में महत्व। उसके बाद हम लोग चलेंगे चौथा पॉइंट, वंश उत्तराधिकारी एवं पदाधिकारी का निर्णय। देखो, नातेदारी व्यवस्था वंशावली निर्धारित करती है तथा बताती है कि परिवार या कुल की संपत्ति कौन दावेदार हो सकता है। मृतवंशीय या तथा मृतवंशीय परिवार में उत्तराधिकारी के भिन्न भिन्न सामाजिक नियम होते हैं। देखो, कहने का मतलब ये वंश उत्तराधिकारी एवं पदाधिकारी, मतलब कि अगर हमारा रिश्तेदारी का कोई व्यक्ति का उस पर अधिकार किसका है, उस पर कौन अधिकार जमा सकता है, इसका भी हमें पता चलता है रिश्तेदारों से, संबंधों से, नातेदारी से ही पता चलता है। ठीक है, कुछ समाज में मातृवंश ये होता है कि अगर मान लो वहाँ का जमीन वगैरह पर अधिकार, सब चीज़ पर अधिकार माता का होगा, तो कुछ समाज में ऐसे है कि वहाँ का जो अधिकार है वो किसका होगा, पिता का होगा। तो ये समाज पर डिपेंड पड़ता है, नहीं कि वहाँ के रिश्तेदारों पर पता चलता है, नातेदारियों पर डिपेंड पड़ता है। ठीक है, कि वहाँ का उत्तराधिकारी या तो फिर पदाधिकारी कौन होगा। उसके पांचवा, समानता और स्नेह संबंधों के लिए। देखो, हमारे क्या होता है, रिश्तेदार में समानता बना रहता है, मतलब समानता का भाव, सभी के साथ बराबरी होता है, और स्नेह बना रहता है। स्नेह का मतलब था प्यार बना रहता है सभी परिवार में। ठीक है, तो नातेदारी व्यवस्था समानता के भाव का संचार करती है और एक दूसरे के प्रेम संबंधों से मधुरता लाने में सहयोग आती है। ठीक है, ये हमारे रिश्तेदारी से ही बनता है, बाकी किसी से नहीं बनता। ठीक है, छठा, मानव को सामाजिक प्राणी बनाता है। देखो, मानव को सामाजिक प्राणी बनाता है। हम बच्चे थे, हम बड़े हुए, हमें समाज में रहने के लिए कौन सिखाया, हमारे घर वाले, रिश्तेदार वाले सिखाए। ठीक है, जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है। ठीक है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। नातेदारी के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए धीरे धीरे उसको सामाजिक संबंधों का ज्ञान होने लगता है। नातेदारी की रीतियों, प्रथाओं, मान्यताओं और विश्वासों के अनुरूप वह स्वयं को ढालने का प्रयास करता है और उसी रूप में वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है और समाज के साथ मिल जाता है। ठीक है, सातवां एंड लास्ट पॉइंट हमारा सामाजिक सुरक्षा। समाज में रहते हुए व्यक्ति अनेक संस्थाओं का सदस्य बन जाता है, उसकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, किंतु उसे सुरक्षा की गारंटी जितनी नातेदारी में मिलती है उतनी और कहीं नहीं मिलता। देखो, सामाजिक सुरक्षा का मतलब हो गया कि अगर हम सुरक्षा प्रदान, हमें अगर सुरक्षा मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा आपको दे रहा है घर वाले, आपके परिवार वाले। ठीक है, वो आपको सुरक्षा दे रहा है। आप लोग देखते होंगे कहीं कि चलो अगर कहीं लड़ाई होगा ना तो हम बुला लेंगे, अपने जीजा जी को बुला लेंगे, या तो फिर अपने मामा जी को बुला लेंगे, या तो फिर मैं अपने भाई को बुलाऊंगा, या तो चचेरे भाई को बुला लूँगा, देखते हैं हमको कौन मार पीट पाएगा। ठीक है, समाज भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन समाज से भी सबसे ज़्यादा सुरक्षा आपका घर वाले करते हैं, आपके रिश्तेदारी वाले करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ सुरक्षा की गारंटी देते हैं आपके नातेदारी वाले, आपके रिश्तेदारी वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चौथा है, प्रवास का परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, और बाकी का जो इधर सारे क्वेश्चन है इसका आंसर अभी मैंने नहीं करवाया। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट अच्छा रहा, ठीक है, अगर देखेंगे कि बहुत अच्छा खासा व्यूज इस पर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे का आंसर आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, हालांकि इसमें स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, फिर भी मैं आपके लिए कुछ हेल्प जरूर किया हूँ। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट लोग एक्टिव होते हैं। अगर अच्छे खासे स्टूडेंट एक्टिव होंगे तो आगे का और भी सब्जेक्ट मैं आपको करवा दूंगा।